सोने और चांदी में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन क्या ये फेक तो नहीं है? 2013 में भी ऐसी ही सिचुएशन पैदा हुई थी, उसके बाद 45% का करेक्शन हुआ था। इस वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ साथ शेयर बाजार ने 26,000 का नंबर चूज किया, तो क्या यहां से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है? ये डिस्कस करेंगे। और जो फेड है उसने गोल्ड के प्राइस बढ़ाने में कैसे मदद करी, ये भी डिस्कस करेंगे। तो एंड टू एंड एनालिसिस करेंगे आज बाजार की, कमोडिटी की, और जानेंगे कि एग्जैक्टली बाजार में चल क्या रहा है। चाहे आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, करने की सोच हुई है स्टॉक मार्केट में, यहां पे डेटा बैक एनालिसिस के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हो रहा है और एक सही अप्रोच क्या हो सकती है जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट आपको सजेस्ट कर रही हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, एजुकेशनल वीडियो पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नए हो, पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करेगा सिल्वर के साथ। तो सिल्वर में आज करीब 2.86% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर भी आज एक डिसेंट आपको रिकवरी देखने को मिली, करीब करीब 1.15% के आसपास। ये जो रिकवरी है ये पहले की सेल ऑफ और बाइंग से बहुत कम थी। इसी वजह से अगर आप देखोगे ये जो वॉल्यूम्स यहां पे क्रिएट हुए थे उसके आसपास का आज कोई भी वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ। मतलब बायर्स आज की डेट में उतने वॉल्यूम से नहीं खरीद रहे थे। तो बेसिकली हुआ क्या और यहां पे फेड का क्या रोल है और 2013 में क्या हुआ ये समझते हैं, ताकि हम फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करें, और न्यूज के थ्रू क्यों आपको फंसाया जा सकता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 28 अक्टूबर एक ऐसा दिन था गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए जो आपको हमेशा से देखना था। इसके बारे में हम लगातार लास्ट 5 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि 28 अक्टूबर तक चीजें काफी ज्यादा हिली रहेंगी। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक था कि भाई एक्सपायरी आ रही है। एक्सपायरी का क्या मतलब है दोबारा समझो, क्योंकि फ्यूचर में भी आएगी और तब भी गोल्ड के अंदर एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी का क्या मतलब है? सपोज करो आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, जहां पे कोई कहता है मैं लॉन्ग करूंगा, कोई कहता है मैं शॉर्ट करूंगा। लॉन्ग का मतलब हो गया कि मैं आज खरीदता हूं, मुझे लगता है ये प्राइस ऊपर जाएगा, और शॉर्ट का मतलब होगा कि मैं आज बेचूंगा, मुझे लगता है प्राइस नीचे जाएगा तब खरीद लूंगा। अब जब एक्सपायरी आती है तो एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि अब आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी या कट करनी पड़ेगी। पोजीशन लेने का मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे वो कमोडिटी या स्टॉक है आपको उस प्राइस पे बाय करना पड़ेगा और डिलीवरी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं ज्यादातर केसेस में, तो इस सिचुएशन में कोई भी इंसान ट्रेड लेना नहीं चाहता। हर इंसान ट्रेड करके डिलीवरी नहीं लेना चाहता, वो छोड़ना चाहता है। क्यों भाई? इतना सारा सोना लोग लेवरेज ले लेकर के रख लेते हैं, वो रखेंगे कहां? सिल्वर कौन डिलीवरी ले पाएगा? बहुत पैसा लगेगा। इसलिए यहां पे सिर्फ ट्रेड होता है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम यहां पे इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लास्ट 3 दिन में जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था वो रिकवर कर रहे थे कि भाई मैं बाय कर लेता हूं क्योंकि मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। शॉर्ट का मतलब ये उन्होंने स्पेकुलेट किया था कि प्राइस नीचे जाएगा। जिन्होंने लॉन्ग किया हुआ था वो इसलिए खरीद रहे थे, उन्हें लग रहा था जितना ऊपर जाए मेरा पैसा बनता जाएगा। और जो शॉर्ट करके रखे हुए थे उन्होंने जब रिकवरी करने की कोशिश करी, मतलब थोड़ा और बेचने की कोशिश किया, तो एक बबल फॉर्म होता है जो कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद हिट होता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। काफी सारे लोग ये लगा के रखते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स ये लगा करके रखते हैं, और इसी वजह से अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हुई और ज्यादातर लोगों ने अपनी पोजीशन कवर कर ली। पोजीशन कवर मतलब जिसने खरीदना था उसने खरीद के ले लिया, जिसने बेचना था उसने बेच दिया। और इस सिचुएशन में ज्यादातर लोगों ने जो ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने डिलीवरी नहीं ली। इसी वजह से काफी बड़े बड़े वॉल्यूम्स यहां पे देखने को मिले। आप देखो हिस्ट्री में ऐसे वॉल्यूम्स बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में आपको देखने को मिले होंगे। मतलब आप सोचो कितने वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा था, कितना लेवरेज लिया होगा लोगों ने, क्योंकि इतनी बाइंग हो रही है कि भाई वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े बन गए। ये छोटे वॉल्यूम्स नहीं है। आप यहां पे देखो आसपास एक छोटा सा भी वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिला, मतलब कितने छोटे वॉल्यूम्स होते होंगे। अब जब 28 अक्टूबर खत्म हुआ और 29 अक्टूबर शुरू हुआ, तो बेसिकली यहां पे क्या हुआ, आज ये जो छोटी सी रिकवरी आई ये क्यों आई आपको समझना पड़ेगा। कल की वीडियो में जिसने पूरी देखी होगी वो समझ पाया होगा, वहां पे 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस करे थे गोल्ड को लेकर के। सबसे पहला फैक्टर था ग्लोबल टेंशन कम होना। जो ग्लोबल टेंशन है ये कम हो रही है, ये ज्यादातर लोग मान रहे हैं, जिस वजह से डॉलर अप्रिशिएट कर रहा है और गोल्ड गिर रहा था। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, और जो फेड की मीटिंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है, और 29 अक्टूबर को आप देखोगे जो फेड है वो अपनी चीजें बताएगा कि भाई वो पॉलिसी में क्या करने वाला है। क्या वो रेट कट करने वाला है या फिर वो रेट इंक्रीज करने वाला है, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है, या फिर कोई भी चीज नहीं होगी। अब जब रेट कट होगा तो इससे जो डॉलर है वो अगेन डेप्रिशिएट करेगा। अभी तक डॉलर
डॉलर अप्रिशिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें ये लग रहा था कि भाई जो डील है वो नहीं होगी यूएस और चाइना के बीच में। अभी तक डॉलर अप्रिशिएट कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था यूएस और चाइना के बीच में डील हो जाएगी। लेकिन अगर डील हो भी गई और इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मतलब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई, क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी तो जो डॉलर है वो गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? मनी प्रिंटिंग शुरू होती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग का कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में अच्छे से समझाया है, पूरी डॉलर की और गोल्ड की हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाई हुई है। आज एक चैनल के ऊपर मैंने डाला हुआ है, नीचे मिल जाएगा, उस पर जाकर के देख लेना, पूरा समझ आ जाएगा गोल्ड और डॉलर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। लेकिन नेट अगर मैं बताऊं तो ये चीज आपको देखने को मिली, जिस वजह से यहां पर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया और एक अप मूव दिखा। क्यों? क्योंकि जो फेड है, हो सकता है काफी सारे लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि फेड एक रेट कट करता हुआ हमें दिखेगा। तो ये तो बात हो गई हमारी आज की। लेकिन एक और चीज जिसके बारे में अभी कोई बता नहीं रहा, कोई डिस्कस नहीं कर रहा, कि हो सकता है ये ऑपरेटर का गेम हो, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, समझो। 2012-13 तक हिस्ट्री में जो गोल्ड था वो लगातार ऊपर जा रहा था और अप्रॉक्सीमेटली 200% के आसपास की रैली दे चुका था वो 4 से 5 सालों के अंदर। लेकिन उस समय पे भी वो रैली क्यों हो रही थी और वो रैली खत्म क्यों हुई, ये समझो। अब वो गोल्ड ऊपर क्यों गया? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। आपको याद होगा लेमन ब्रदर क्राइसिस जिसको कहते हैं, जहां पे क्वांटिटेटिव ईजिंग को पहली बार अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई। उससे क्या होता है कि जो डॉलर होता है अपनी वैल्यू छोड़ देता है, जो गोल्ड होता है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है और यही चीज पहली इंपैक्ट करती है गोल्ड को ऊपर ले जाने में। लेकिन उसके बाद एक न्यूज सामने आती है 2013 के अंदर कि काफी सारे रिजर्व बैंक गोल्ड को बेच रहे हैं। अब अगर आप आज भी देखोगे तो काफी सारे लोगों ने कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि रिजर्व बैंक अगर गोल्ड बेचना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा, और यही चीज हुई थी 2013 में। 2013 में ये एक न्यूज वायरल होना शुरू हो गई सडनली। ये मिस इंफॉर्मेशन लीक हुआ था उस समय पे कि काफी सारे रिजर्व बैंक गोल्ड बेच रहे हैं। इससे जो हड़कंप होता है वो मच गया। किसमें? ईटीएफ वालों में हड़कंप मच गया, रिटेल बायर में हड़कंप मच गया, और जो भी गोल्ड को लेकर के बुलिश था, क्योंकि भाई इतनी बड़ी रैली के बाद कोई भी बुलिश हो जाता है, फोमो आ जाता है कि यार ये रैली छूट ना जाए। सब डर गए कि रिजर्व बैंक बेचने लग गया तो अब क्या हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपनी हिस्ट्री में एक डेकेड रहा है जहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड बेचा है, वो रहा है 1990 से लेकर के 2000 तक। उस सिचुएशन में गोल्ड बेचने के पीछे सिंपल सा रीजन था, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो अच्छी चल रही थी, गोल्ड जो था वो कम रिटर्न्स दे रहा था, इसी के साथ साथ जो ग्रोथ थी वो अच्छी आ रही थी। उसके बाद जो रिजर्व बैंक्स रहे हैं 2008 की क्राइसिस के बाद, उन्होंने ज्यादातर केसेस में बाई करा, सेल कम करा गोल्ड को। लेकिन 2013 में ये फैला दिया गया कि जो रिजर्व बैंक है वो बेच रहा है। अब रिजर्व बैंक अगर गोल्ड बेचने पे आ जाएगा तो गोल्ड की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी मार्केट में। क्या कहता है इकोनॉमी? सिंपल सी कहता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर गोल्ड कम है, लोग खरीद रहे हैं, मतलब गोल्ड महंगा होगा। अगर गोल्ड को वो लोग बेचने लग गए जिनके पास काफी सारा गोल्ड पड़ा है और खरीदने वाले कम है, मतलब गोल्ड सस्ता होगा। ये न्यूज फैलाते ही जो गोल्ड के प्राइसेस थे 2013-14 में, यहां पे देखो क्या होता है उनके साथ। 2011 तक इसने अच्छा खासा बाइंग करा, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और 2013 में थोड़ा सा करेक्शन आया, ये न्यूज फैली और उसके बाद ये चीज हो गया। लेकिन 2013 में जब तक सेंट्रल बैंक्स आए, उन्होंने बोला कि भाई हमने गोल्ड खरीदा था, बेचा नहीं था, तब तक काफी देर हो चुकी थी। जो सेंटीमेंट है ये खराब हो चुका था। लोग कह रहे थे कि जो गोल्ड है वो है ही नहीं बैंक्स के पास, बस वो दिखा रहे हैं। और जब तक ये न्यूज़ बैंक्स ने क्लियर करी, चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी। आप देख सकते हो आर्टिकल आपको उसी डेट का दिख रहा है, अभी लेटेस्ट आर्टिकल है, भी बहुत खोद करके निकाला मैंने ये आपके लिए। तो नेट आप ये समझ सकते हो कि उस समय पे क्या हुआ था और आज की डेट में भी ये होता हुआ दिख सकता है। आपको फेयर मॉन्गरिंग में फंसाया जा सकता है। एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस समय पे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई 10-15% का करेक्शन ड्यू था, वो आना था, और वो आपको दिख रहा है इस समय पे बाजार में 10-12-15% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है इस समय पे। क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ये मार्केट जब भी ऊपर जाती है टाइम टू टाइम होता रहता है। इसको एक हेल्दी करेक्शन कहा जाता है, इसको कोई भी क्रैश नहीं कहा जाता। जब तक जो डॉक्यूमेंट हमें बताते हैं 20% से ज्यादा करेक्शन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ना हो जाए, तब तक उसे हम करेक्शन के लेवल पे मानते हैं, क्रैश नहीं मानते। तो ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं, कल भी काफी सारे लोगों ने पूछा था। अब एक और चीज बताता हूं कि ये जो 15 से 20% का करेक्शन था, ये रुका नहीं है। अभी भी यहां से थोड़ा बहुत करेक्शन दिख रहा है। याद रखो ये सेंटिमेंट की वजह से ऊपर गया है, क्योंकि फेड की जो मीटिंग होगी वहां पे रेट कट होगा, ये अज्यूम किया जा रहा है। अगर आज ये अनाउंसमेंट नहीं होती कि जो भाई रेट कट है वो हो जाएगा, तो आप ये मानो फिर से जो गोल्ड है वो कल थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिख सकता है। एक बेस्ट तरीका क्या है गोल्ड के अंदर एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट करने का? क्या वो लमसम है?
नहीं। क्या वो ऐसा है कि हम खरीदेंगे ना गिरने दें? नहीं। ये ज़्यादातर लोग अभी ये कर रहे हैं क्योंकि जब बाजार में गिरावट आती है तो काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं। तो जो बेस्ट तरीका है इस समय पे खरीदने का वो है भाई एसआईपी। आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल 5% से ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ये मत सोचो कि भाई अभी तक जो हुआ वही आगे रेप्लिकेट होगा। समझे, पास्ट में जो रिटर्न्स मिले हैं वो फ्यूचर के रिटर्न्स को गारंटी नहीं करते। लोग यहीं पे आके तकलीफ में फंस जाते हैं। इवन अगर यहां से 10% गिर जाता तो आधे लोग तो होपलेस हो जाते कि क्या हुआ ये। समझे, तो इसी वजह से कोई भी चीज तब खरीदो जब वो थोड़ा डिस्काउंट में है। जैसे इस समय पे गोल्ड डिस्काउंट में दिख रहा है तो थोड़ी बहुत एसआईपी की जा सकती है। क्या ये यहां से भी गिर सकता है? हाँ, 5-7-10% का करेक्शन कभी भी आ सकता है और पहले आया है। रिसेंट में ही लास्ट 2 साल में ही 20% के करेक्शन गोल्ड में देखने को मिले हैं। तो इस चीज के लिए तैयार रहना। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करो तो सिल्वर भी सेम चीज है। गोल्ड 10% गिरेगा तो सिल्वर 14 गिरेगा क्योंकि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है और कोरिलेशन भी हाई है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। ठीक है, वैल्यूएशन तो यहां पे निकाली नहीं जा सकती गोल्ड और सिल्वर की, लेकिन फिर भी काफी एक्सपेंसिव दिख रहे। तो एसआईपी एक ऐसा फॉर्मेट है जो अच्छा रहेगा, 5% के आसपास रखना चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि भाई शादी वादी है तो वहां पे यूज हो सकता है। सेकंड चीज, एक हेज मिल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा बुरे हाल होते हैं तो गोल्ड चलना शुरू हो जाता है। सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से अगर आप एक बहुत ही अग्रेसिव इन्वेस्टर गोल्ड नहीं भी रखते तो ऐसा नहीं दुनिया खत्म हो जाती है। कभी इक्विटी चलता है, कभी गोल्ड चलता है, टोटली फाइन। अगर इक्विटी में आप इन्वेस्ट करो, इक्विटी में आपको अभी रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे? सिंपल है, हर चीज हमेशा नहीं चलती, हर एसेट अलग अलग होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के साथ साथ अलग अलग एसेट में भी थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड करना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या सोच है, कौन किस तरीके का इन्वेस्टर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। यहां पे स्पेक्यूलेशन हो रही थी 2013 में और आज भी स्पेक्यूलेशन हो रही है काफी ज्यादा। तो थोड़ा संभल के रहना, आप कौन सी न्यूज किसको कंज्यूम कर रहे हो थोड़ा सोच के करना, पर्सपेक्टिव अपना सही रखना, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश मत करना क्योंकि 2025 अब यहां से वॉलेटाइल होने वाला है। अभी भी जो कल का दिन है, मीटिंग के बाद क्या निकलता है वो एक डाउट लेकर के आ रहा है। कल मीटिंग बढ़िया होती है, वापस से जो गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर कल मीटिंग खराब होती तो गोल्ड में करेक्शन देखने को मिलेगा। और फेड पे भी एक चीज है, मैं मीटिंग बात करूं ट्रंप और शी जिनपिंग की, राइट। आई होप आपको समझ आ गया कि गोल्ड और सिल्वर में बेसिकली आज क्या हुआ, आज की एकदम से रिकवरी आई, क्या ये फेक थी या नहीं थी। सो इन दोनों न्यूज़ की वजह से यहां पे एक ग्रोथ, आपको एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिला गोल्ड के अंदर। लेकिन शेयर बाजार में क्या हुआ आज? अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार में जो मार्केट आई वो एक्सट्रीम ग्रीडी जोन से ग्रीडी जोन में गई है। तो मार्केट मूड इंडेक्स थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ दिखा है, मतलब बाइंग थोड़ी सी कम हुई है। अगर हम बात करें आज के बाजार की तो बाजार बहुत अच्छे तरीके से ग्रीन में देखने को मिला। मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्सेस आपको ग्रीन दिख रहे हैं। ऑब्वियसली यूएसडी टू आईएनआर में थोड़ा सा फॉल हुआ है। क्यों हुआ है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे जरूर बताना क्यों हुआ है। अगर हम बात करें टॉप गेनर्स की तो यहां पे अदानी ग्रीन्स दिखी, वरुण बेवरेजेस दिखे, 9% अप रहा। क्यों रहा ये मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इंडियन ऑयल, अदानी ग्रीन और सीजी पावर क्यों ग्रीन रहा ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहना। अगर मैं लूजर्स की बात करूं तो एचडीएफसी, एएमसी, बॉश, डॉक्टर रेड्डी, कोल इंडिया, टीवीएस मोटर के अंदर मेन सेल ऑफ देखने को मिला। अगर हम लार्ज कैप कैटेगरीज की बात करें तो अब आपको नेट नेट ये समझ आएगा कि 26,000 का जो ये नंबर है ये बड़ा प्यारा नंबर है। अब यहाँ पे 2 से 3 दिन हमें ट्रेडिंग देखनी पड़ेगी कि अगले 2 से 3 दिन कैसे जाता है। अगर थोड़े से बुरे हुए तो यहां से वापस से जो रेजिस्टेंट है वो टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की तो आप देखोगे 26,035 के आसपास आ चुका है। जो इसका ऑल टाइम हाई का सपोर्ट है वो 26,228 का। इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बढ़िया बाउंस बैक निफ्टी 50 ने दिखाया है। ये क्यों दिखाया है इसके पीछे का अब रीजन आपको पता चलेगा। सबसे पहले क्या होता है, वरुण बेवरेजेस की जो रिजल्ट्स आए वो काफी अच्छे आए। एक्सपेक्टेशंस को जितने थे उससे ज्यादा बेटर है। आप बोलोगे लास्ट क्वार्टर से तो ये क्वार्टर अच्छा लग रहा है, बेसिकली ऐसे नहीं देखते रिजल्ट्स को। 2025 सितंबर से हम देखेंगे पिछले 2025 सितंबर को, तो यहां पे आप देखो एक क्लियर अपराइज दिख रहा है। और जो आज 10% का अप मूव दिखा उसके पीछे सिंपल चीज है, वरुण बेवरेजेस ऊपर जाता है 8.5% क्योंकि कार्ल्सबर्ग के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। और ये जो ग्रोथ आई 19% की इसके रिजल्ट्स के अंदर Q3 के अंदर, ये बहुत ज्यादा प्यारी रही, जिस वजह से आज वरुण बेवरेजेस में ऊपर आया। एक चीज समझ आनी चाहिए, वापस से रिकवरी आ रही है इंडियन बिजनेसेस के अंदर, ये आपका ध्यान खींचेंगी। जो आज के अंदर
अंदर एकदम से वॉल्यूम देखने को मिली। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम से बाइंग की जो वॉल्यूम है ना वो सबसे बड़ी आई काफी टाइम के बाद वरुण बेवरेजेस के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई, नहीं, सेंटिमेंट था, न्यूज थी, इसलिए ये वॉल्यूम दिखी। अभी यहाँ पे इसको काफी सारे जो रेजिस्टेंट है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगेन ये एक अच्छी न्यूज है इस बिजनेस के लिए। तो कोई भी अगर वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्टेड है तो यहां से एक रिकवरी के ऑप्शंस बन रहे हैं, वापस हो सकता है ये एक अप ट्रेंड में चला जाए, क्योंकि अमेजिंग बाइंग आई हुई है। अभी तक अगर हम देखेंगे वरुण बेवरेजेस सिर्फ डाउन ट्रेंड में चला गया था। तो वरुण बेवरेजेस के बिजनेस अच्छे रहे। Q2 के जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले BHEL के, और वहां पे आपको एक अच्छी राइज देखने को मिला। L&T के जो प्रॉफिट है वो 15.6% के आसपास आपको अप होते हुए दिखे। सो नेट नेट अगर आप देखोगे तो इंडियन बिजनेसेस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बढ़िया हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, सबसे पहले भाई साहब जहां पर आपने इन्वेस्ट किया उसके रिजल्ट्स जरूर देखो। अभी यहाँ पे बड़े बड़े कंज्यूमर ब्रांड के रिजल्ट आने बाकी हैं। आई थिंक इन्फोसिस के रिजल्ट भी अभी नहीं आए, मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन जिसके रिजल्ट्स अच्छे आते जाएंगे, चीजें अच्छी होती जाएंगी, चीजें वापस यहाँ से ग्रो करती जाएंगी, तो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पोजीशन बिल्डिंग डेफिनेटली बन सकती है। अगर आप इस समय पे ऐसे प्रॉफिट्स में हो, जो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो अनरियलिस्टिक है, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट भी बुक की जा सकती है। आप ये मानो, ये जो ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख रही है, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ भी जाए, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। अगर एक बहुत अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाए हमें, मतलब 26,200 का मार्क टूट जाए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, कैसा वॉल्यूम चाहिए हमें, ऐसा वॉल्यूम चाहिए, ये वाला देख रहे हो, ऐसा वॉल्यूम मिल जाए, या फिर एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे आ जाए, एक बहुत बढ़िया चीज है। और आपको जैसे याद होगा जीएसटी इस समय पे कम किए गए हैं, 12 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लग रही है, काफी सारी जगह यहाँ पे बेनिफिट मिले, काफी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं इस समय पे, इसको ध्यान में रखो। काफी सारे ऑटोमोबाइल कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि एक एक दिन के अंदर जब जीएसटी कम हुआ है, काफी सारी सेल्स नंबर हाई देखने को मिल रही हैं। तो रिजल्ट के ऊपर खास फोकस होना चाहिए अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो। सो आज का दिन काफी ज्यादा बढ़िया रहा। कुछ पोजीशंस मैंने भी बिल्ड करी अपने स्टॉक्स के अंदर, ये मैंने अपनी मेंबर कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दिया था जब मैंने खरीदा था। और मेंबर कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम जो कोर्स है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑलमोस्ट फ्री है, उसके अंदर हार्डली कोई चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं देना, ऑलमोस्ट फ्री है। सो मेंबर कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं जो लाइव इन्वेस्ट करता हूं वहां पे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे गोल्ड के अंदर मैंने जब खरीदा उसके बाद 8% गिरा, ये मैंने साफ साफ बताया। तो जो भी चीज़ है पिक्चर क्लियर वहां पे मिलती है। तो मेंबर कमेटी आप ज्वाइन कर सकते हो, काफी सारी वीडियोस वहां पर भी आने वाली है। सो ये था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।